आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 19वां क्लास है। इसके पहले हमने 18 क्लास इंडियन पॉलिटी का बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आज भी हम जो है इंडियन पॉलिटी का क्लास बनाने जा रहे हैं। आज का हमारा जो 19वां क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से राज्य विधानमंडल के क्या कार्य होते हैं, क्या शक्तियाँ हैं। ठीक, तो राज्य विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ आज हम आप लोगों को जो है पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने विधानमंडल से रिलेटेड विधानमंडल जो पार्ट होते हैं, दो पार्ट हैं विधानमंडल के। पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। ठीक, तो इनके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देखेंगे, तभी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, तो इसके पहले वाला वीडियो को आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर पहुंचता रहे। और हमारे प्लेलिस्ट यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सभी वीडियो सेव है, तो उसको आप लोग देखिए और देख करके आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से प्लीज़ दे दीजिए। ठीक, तो आज का हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का आज 19वां क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से, वो है राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य। यानी कि राज्य विधानमंडल की क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या क्या कार्य हैं, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आप लोग जो हमारे साथ एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करें और फाइट को आप बताएं, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम वही फाइट यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप लोग जो है अपने कॉपी में इसको नोट करिएगा। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का 19वां क्लास है। और आज का हमारा जो टॉपिक है राज्य विधानमंडल की शक्तियां एवं कार्य। ठीक, तो राज्य विधानमंडल की कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए। पहले देखिए राज्य विधानमंडल क्या है। तो राज्य विधानमंडल है, ये जो है इसके तीन पार्ट हैं, तीन भागों से मिल करके, तीन अंगों मतलब तीन भागों से मिल करके विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ाया है। ठीक है, वहाँ मतलब अच्छे से प्रत्येक पार्ट को हम लोग डिवाइड करके और सबके बारे में हम अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग हमारे पहले वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। ठीक, तो विधानमंडल के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और राज्यपाल। यानी विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल तीनों मिल करके विधानमंडल का निर्माण करते हैं, राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं। ओके, और जो जो विधानमंडल जो दो भाग होते हैं, तीन भाग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन हर प्रत्येक राज्य में विधानसभा पाया जाता है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद होना यह आवश्यक नहीं है। तो इसलिए अपने अभी तक इंडिया में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का निर्माण किया गया है। ओके, और इसको कौन कौन 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद पाए जाते हैं, वो सब हम जो है कल वाले क्लास में पढ़ाए हैं और उसको जो है अच्छे से लिखाए हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग पहले वाले क्लास को देखेंगे, तब ये वीडियो आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो राज्य विधानमंडल की जो शक्तियाँ हैं वो जो है विधायी शक्ति है और प्रशासन संबंधी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, निर्वाचन की शक्ति है और संविधान के संशोधन की शक्ति है। तो हम यहाँ पे प्रत्येक एक शक्ति को डिस्कस करेंगे। जो शक्तियाँ हैं, 4-5 शक्तियाँ हैं, इसको हम एक एक करके अच्छे से आप लोगों को जो है डिस्कस करेंगे हम। और जो भी इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी फैक्ट बनेगा, उन फैक्ट को हम यहाँ पर नोट कराते हुए चलेंगे, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ओके, तो पहला हमारा है विधायी शक्ति। ठीक है, तो विधायी शक्ति मतलब शक्तियों का अर्थ है, विधायी शक्तियों का अर्थ है कि विधानमंडल का वह शक्ति जो कानून बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे विधायी शक्ति का मतलब है कानून का निर्माण करना। ठीक है, तो विधानमंडल किस क्षेत्र में कानून निर्माण कर सकता है, हमें यही इसमें जो है विधायी शक्ति के अंतर्गत देखना है। तो विधानमंडल जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल यह अपने राज्य में कानून तो बना सकती है, यानी कि राज्य सूची में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, तो राज्य विधानमंडल राज्य के अंतर्गत कानून बना सकती है।
ओके, तो जो राज्य सूची में जितने भी विषय वस्तु आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय वस्तु आते हैं, सभी से रिलेटेड कानून बनाने की पावर, शक्ति राज्य विधानमंडल के अंतर्गत होती है। और समवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं उसमें जो है केंद्र का भी पावर होता है कानून बनाने का, और राज्य का भी पावर होता है कानून बनाने का। यानी जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल भी, एवं केंद्र सरकार, मतलब केंद्र जो संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा भी जो संसद है, लोकसभा, उसका भी पावर है कि समवर्ती सूची में वो भी कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल के द्वारा किसी भी समवर्ती सूची पे जो है कानून बनाया गया, यदि वह कानून केंद्र द्वारा बनाया गया कानून से जो है क्रैश कर रहा है, तो उस समय जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्र का कानून होगा, वह राज्य कानून से मतलब उसकी वरीयता दी जाएगी। ओके, तो दोनों को क्लैश होने पर समवर्ती सूची में जब केंद्र सरकार का भी कानून और राज्य सरकार का कानून जब दोनों क्लैश होंगे, तो जो है वरीयता किसको दी जाएगी? केंद्र सरकार के कानून को। ठीक है, तो समवर्ती सूची में हमेशा पावर जो है केंद्र सरकार का होता है, लेकिन राज्य का भी पावर है, राज्य भी कानून बना सकती है। ओके, यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का पावर है कि वह राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पे कानून बना सकती है। ओके, तो जो राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति है, वह राज्य सूची से संबंधित भी कानून बना सकती है और समवर्ती सूची से संबंधित कानून बना सकती है। लेकिन कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन है, समवर्ती सूची में कानून बनाने के राज्य मंडल के कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन है, यानी कुछ रोका गया है उनको। अब क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है, देखिए आगे राज्य विधानमंडल के कानून पर प्रतिबंध, यानी जो राज्य विधानमंडल कौन कौन से ऐसे कानून बनाएगा जिसमें प्रतिबंध राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया है। ओके, तो हमें यहाँ पे देखना है कौन कौन से ऐसे कानून है जिसमें जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, अदरवाइज राष्ट्रपति उस कानून को रद्द कर सकते हैं राष्ट्रपति, या उनका पावर है राष्ट्रपति का। तो अनुच्छेद 301 में इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 304 में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य, आने जाने की स्वतंत्रता, यदि कोई राज्य विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य, आने जाने की स्वतंत्रता पर यदि कोई कानून बनाती है राज्य विधानमंडल यदि विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य, आने जाने की स्वतंत्रता पर कोई कानून बनाती है, तो यह जो है कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति से होना चाहिए, अदरवाइज राष्ट्रपति इस कानून को जो है समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो यदि राज्य सरकार जो है किसी भी राज्य के बीच व्यापार हो रहा है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो और वाणिज्य, आने जाने की स्वतंत्रता, यदि इस पर कानून बना रही है राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, तो इसको जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति होना आवश्यक है। ठीक, नहीं तो राष्ट्रपति इस कानून को स्वीकृति नहीं देगी और नहीं देगा, राष्ट्रपति इस कानून को जो है स्वीकृति नहीं देगा और इस कानून को समाप्त करने का आदेश दे सकता है। ठीक, तो ये जो है रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है कि अनुच्छेद 304 में कहा गया है कि यदि राज्य विधानमंडल किसी विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य, आने जाने की स्वतंत्रता पर कानून बनाती है और वह कानून संवैधानिक नहीं है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति को यह पावर है, उस कानून को समाप्त कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त समवर्ती सूची पर बना ऐसा कानून जो संसद द्वारा निर्मित कानून के विरोध में हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ओके, यदि राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करना, यानी राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य राज्य से जो कोई भी संपत्ति प्राप्त करना हो, तो ऐसे भी कंडीशन में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। समवर्ती सूची, यदि मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल किसी भी समवर्ती सूची में जो भी विषय है, उस विषय में मान लीजिए राज्य विधानमंडल जो है कानून बनाती है, यदि वह कानून संसद द्वारा बनाया गया
संसद द्वारा निर्मित कानून के विरोध में है तो जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति पाना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति नहीं देता है तो जो है राज्य द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि संसद का यह पावर है कि यदि राज्यसभा यदि बहुमत के आधार पर यह जो है लोकसभा से कहे कि इस मुद्दे पे जो है कानून बनाना है, तब जो है संसद जो है कानून बना सकती है। ओके, देखो इसे अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी भी प्रस्ताव को पारित कर दे तो ऐसे कंडीशन में संसद को यह पावर मिल जाता है कि वह जो है राज्य सूची से संबंधित कानून बना सकती है। ठीक, यदि राज्य सूची संबंधित कानून संसद को बनाना है तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। ओके, तभी जो है संसद उस पर कानून बना सकती है। ओके, अनुच्छेद 249 कहा गया संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक, तो क्या कंडीशन होते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने का? यदि मान लीजिए किसी राज्य में राज्यपाल को यह जो लगने लगे कि उस राज्य में जो प्रशासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, यानी कि संवैधानिक कार्य किसी राज्य में न चल रहा हो, ऐसे कंडीशन में राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सुझाव दे सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो है किसके कहने पर लगता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को कहेंगे जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। ओके, अब इसके आगे हम राज्य विधानमंडल की जो शक्तियां हैं और एवं कार्य हैं उससे संबंधित हमारा जो प्रशासनिक संबंधित शक्ति है, यानी जो प्रशासन संबंधित राज्य विधानमंडल की शक्ति है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि राज्य विधानमंडल की क्या प्रशासनिक शक्ति है। ठीक है, तो जो प्रशासन संबंधी शक्तियां राज्य विधानमंडल का है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको प्लीज आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, अगला है प्रशासन संबंधी शक्ति, यानी विधानमंडल का कौन सा राज्य विधानमंडल का प्रशासन संबंधी शक्ति क्या है? तो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत ही विधानसभा होती है। तो यानी विधानसभा विधान परिषद का, राज्य विधानमंडल की जब बात किया जाए तो विधानसभा विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद विधान सभा का क्या कार्य है, क्या शक्ति है? इस विधानसभा विधान परिषद की क्या शक्ति है, क्या कार्य है, वही विधानमंडल का शक्ति एवं कार्य होता है। ठीक, तो प्रशासन संबंधी जो शक्ति होती है राज्य विधानमंडल का, यह है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की शक्ति, यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखा जाता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद गठित होती है राज्य में, वह जो है विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। ओके, तो इस प्रकार जो है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की शक्ति विधानमंडल की होती है और राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ओके, यदि राज्य मंत्रिपरिषद का विश्वास विधानसभा में प्राप्त है, यानी विधानसभा में राज्य मंत्रिपरिषद का विश्वास प्राप्त है, तभी तक जो
मंत्री बने रह सकते हैं। मंत्रिपरिषद तभी तक काम करेगी जब तक विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो, यानी विधानसभा में विश्वास प्राप्त रहेगा तभी तक जो है राज्य मंत्रिपरिषद का अस्तित्व रहेगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पास हो जाता है तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाती है, इसको खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाती है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद, यदि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व बनाए रखना है तो विधानसभा में विश्वास प्राप्त होना चाहिए। तो विधानसभा में विधानसभा का विश्वास प्राप्त होना आवश्यक होता है। यदि विधानसभा में विश्वास प्राप्त है तो राज्य मंत्रिपरिषद अपना वर्क करेगी। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा विधानसभा में तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ओके, तो ये जो है प्रशासन संबंधी शक्ति है, यानी कि प्रशासनिक जो दायित्व होता है राज्य में या विधानमंडल का होता है, विशेष करके मंत्रिपरिषद का। ठीक, जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है उसका फिर नियंत्रण जो विधानमंडल के द्वारा होता है। मंत्रिपरिषद के जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है उस पर नियंत्रण, उस पर प्रशासन विधानमंडल के द्वारा होता है, विधानसभा के द्वारा होता है। ओके, तो विधानसभा, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ओके, और विधानसभा का विधानसभा का विश्वास प्राप्त होना आवश्यक होता है। यदि विधानसभा में विश्वास प्राप्त है तो मंत्रिपरिषद अपना काम करेगी। यदि विधानसभा में विश्वास प्राप्त नहीं है, अविश्वास प्राप्त है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया विधानसभा में तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति। तो विधानमंडल में कौन कौन से वित्तीय शक्तियां हैं, यानी कि विधानमंडल के दो भाग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में विधान परिषद का जो वित्तीय शक्ति है वह कौन कौन से वित्तीय शक्ति है। विधानसभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण है, यानी जो राज्य के वित्त है, यानी जो फाइनेंस जो वित्त है, जैसे धन विधेयक हुआ, वित्त विधेयक हुआ, इस पर जो है पूर्ण नियंत्रण विधानसभा का होता है। इसमें जो विधान परिषद का कोई महत्व नहीं है, केवल सुझाव दे सकती है, जबकि उसको पावर नहीं है कि इसमें जो है राज्य वित्त विधेयक या धन विधेयक पर कुछ परिवर्तन करे। ऐसा जो है विधान परिषद को कोई भी पावर नहीं है, जबकि विधानसभा को पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है धन विधेयक पर और वित्त विधेयक पर। यदि धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा और विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। लेकिन हाँ, यदि विधानसभा में कोई धन विधेयक या वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया और विधानसभा के द्वारा पास कर दिया गया उस विधेयक को, तो जो है वह विधेयक विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद में 14 दिन तक उस विधेयक पर कुछ सुझाव मांगा जाता है विधान परिषद में। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद जो है उस विधेयक को वापस कर देती है तो ठीक है। यदि 14 दिन तक विधेयक को वापस नहीं कर रही विधान परिषद तो यह विधेयक विधानसभा के द्वारा पास माना जाएगा। ओके, और यदि जो है विधान परिषद द्वारा कोई जो है उसमें बदलाव करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया हो, यदि कोई परिवर्तन चाहते हैं धन विधेयक या वित्त विधेयक में, तो वह केवल एक सुझाव होगा, जबकि यह बाध्यकारी नहीं होगा। यानी कि विधानसभा को उनके द्वारा किए गए बदलाव को मानना या न मानना वह स्वविवेकाधिकार पर निर्भर करता है। यानी विधानसभा उनके सुझाव को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, यह विधानसभा का पावर होता है। ओके, तो विधानसभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है और धन विधेयक एवं वित्त विधेयक को धन विधेयक एवं वित्त विधेयक केवल जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक एवं वित्त विधेयक को केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, विधानसभाओं में केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक को विधानसभा में केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। बजट विधानमंडल के दोनों सदन के समक्ष प्रत्येक साल के प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में राज्यपाल के आदेश पर प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 202 में कहा गया है कि बजट विधानमंडल के दोनों सदन के समक्ष प्रत्येक वर्ष के आरंभ में राज्यपाल के आदेश पर प्रस्तुत किया जाता है। ओके,
या विधानमंडल का कार्य होता है विधानमंडल के दोनों सदन में, विधानमंडल के दोनों सदन मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बजट को प्रस्तुत कराना आवश्यक होता है, ऐसा अनुच्छेद 202 में कहा गया है। ओके, नेक्स्ट, संचित निधि से व्यय विधानसभा के अनुमति से ही व्यय किया जा सकता है। यानी संचित निधि से अगर व्यय किया जाना है, यदि संचित निधि से व्यय किया जाना है तो इसकी स्वीकृत विधानसभा की होनी चाहिए। यानी विधानसभा के कहने पर ही संचित निधि से व्यय किया जा सकता है। यानी संचित निधि पर पूर्ण नियंत्रण विधानसभा का होता है, विधानसभा के द्वारा ही संचित निधि से व्यय किया जा सकता है। यानी कि विधानसभा के द्वारा ही संचित निधि से व्यय किया जा सकता है। ओके, तो यह जो है विधानमंडल के महत्वपूर्ण पावर है, शक्ति है। ओके, अब इसके आगे हम कुछ और शक्तियां हैं जिसको डिस्कस करेंगे आप लोगों से। प्लीज इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है निर्वाचन की शक्ति, यानी कि विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन की शक्ति, विधानसभा की यानी विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा की जो शक्ति है निर्वाचन की, उससे संबंधित हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें विधानसभा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के मनोनीत सदस्य, सभी सदस्य नहीं, केवल मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ओके, तो विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, केवल मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि विधानसभा जो विधानमंडल के जो सदन है, विधानमंडल के जो पहला सदन है विधानसभा, विधानसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो विधानसभा के सदस्य जो मनोनीत सदस्य, यहाँ पे मनोनीत सदस्य आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल जो मनोनीत सदस्य हैं, विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि विधानसभा के सभी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो निर्वाचन की शक्ति भी जो है विधानसभा की होती है। तो निर्वाचन की शक्ति के अंतर्गत विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही 1/3 सदस्य विधान परिषद के चुनाव के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि विधान परिषद के सदस्य 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं चुनाव के माध्यम से। ओके, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं और विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ओके, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। ओके, इसको आप लोग काफी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संविधान के संशोधन की शक्ति। तो राज्य विधानमंडल के यह एक महत्वपूर्ण पावर रहता है संविधान के संशोधन में। यदि संविधान में किसी भी आर्टिकल्स को जो है चेंज करना हो, यानी कि संविधान में कोई भी परिवर्तन करना हो, तो यह परिवर्तन संसद का पावर अकेले नहीं होता है। इसके लिए राज्यों की सहमति होनी आवश्यक होती है। यदि संसद के द्वारा संविधान में कुछ भी परिवर्तन किया जाना है तो इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति होना आवश्यक होता है। इसलिए संविधान संशोधन में भी राज्य विधानमंडल का एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। राज्य विधानमंडल का एक महत्वपूर्ण शक्ति है संविधान संशोधन में। यानी संविधान संशोधन यदि किया जाना है, किसी भी संविधान में कोई भी संशोधन किया जाना है संसद के द्वारा, तो इसके लिए आवश्यक है कि आधे से अधिक, मतलब भारत में जो जितने राज्य हैं उसमें आधे से अधिक राज्यों की उस संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देना आवश्यक होता है। अदरवाइज संसद अकेले किसी भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। ओके, तो ये जो है संविधान के संशोधन में भी राज्य विधानमंडल का महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण रोल होता है, योगदान होता है। ओके, तो संविधान के संशोधन की शक्ति, राज्य विधानमंडल की जो संविधान के संशोधन की शक्ति है, यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है। ओके, तो संविधान के संशोधन के किस अनुच्छेद में है? संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 में है। संविधान के जो संशोधन है अनुच्छेद 368 में है। ओके, संसद के द्वारा विशेष, यदि मान लीजिए कि संविधान में कोई संशोधन करना है, तो संसद के द्वारा यदि संविधान में कोई संशोधन करना है तो संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। उस विधेयक पे संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि संसद के द्वारा मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा उस विधेयक को विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा स्वीकृत किया जाए। आधे राज्य यानी कि भारत में जो भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उसके आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा, आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। विधानमंडल के द्वारा मतलब विधानसभा एवं विधान परिषद के, आधे राज्यों के विधानसभा एवं विधान परिषद के द्वारा उस संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक, यानी कि आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा स्वीकार किया जाए, तभी वह विधेयक जो है पारित हो सकता है और संविधान संशोधन किया जा सकता है। ओके, राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन में भी भाग लेती है, यानी राज्य विधानमंडल संविधान के संशोधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आज की क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया राज्य विधानमंडल की क्या पावर हैं, उनके विषय में हम आप लोगों से यहाँ पे जो है डिस्कस किए। तो राज्य विधानमंडल की जो शक्ति है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया। तो राज्य विधानमंडल में विधानसभा एवं विधान परिषद से संबंधित जो भी शक्तियाँ थी, उन शक्तियों को हम यहाँ पे डिटेल से आप लोगों को बताए। और ये जो है सेक्शन आज जो क्लास था, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्लास था और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आज के हमारे जो क्लास था, इस क्लास को आप लोग देखिए और अपने जो है नोट्स बनाइए और उस नोट्स को आप लोग रिवाइज करिए और रिवाइज करके आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोगों को मैक्सिमम प्रश्नों का जो है आंसर हमारे ही क्लास वीडियो से आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस क्लास को आप लोग देखिए और देख करके इस क्लास को देख करके आप लोग जो है तैयार करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक, तो जो भी यहाँ पे फैक्ट हमने क्लास में यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड पे नोट किए, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके इसको आप लोग याद करिए। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक नए चैप्टर के साथ हम अगले दिन आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक को आप लोग अपने दोस्तों के बीच में मैक्सिमम आप लोग शेयर करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है, इसको आप लोग दबा दीजिएगा। बेल आइकन आप लोग दबाएंगे तभी आप लोगों को हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय समय से पहुंचता रहेगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम अगले क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।